अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुनीर मुग़ल है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोस्टेट के ऑपरेशन के मुतालिक। प्रोस्टेट एक मर्दाना गदूद है जो मर्दों में होता है, ख़वातीन में नहीं होता। और प्रोस्टेट मसाने के मुंह पे होता है। मसाने से पेशाब की नाली जो निकल रही है उसके गिर्द होता है प्रोस्टेट। और 50 साल के बाद, बल्कि अमूमन 60 साल के बाद, ये या तो साइज़ में बड़ा होकर या खुश्क और इन इलास्टिक होकर, सख्त होकर मसाने को रुकावट करने लग जाता है। लेकिन ये रुकावट सिर्फ 40% लोगों में होती है, यानी 100 में से 40 मर्दों को ये रुकावट होती है। और जिन 40 मर्दों को रुकावट होती है उसमें से 30 यानी 1/3 जो हैं वो तो दवाइयों से ही बेहतर हो जाते हैं, उन्हें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10% से भी कम मरीज़, यानी 100 में से 10 मरीज़ों को या उससे भी कम मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ ज़राए से होती है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं होते। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे मरीज़ आके देख सकें और उनको पता चले कि वो कौन सा ऑपरेशन चाहते हैं। प्रोस्टेट जब रुकावट कर रहा हो और दवाइयों से ना ठीक हो रहा हो तो उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशन ओपन सर्जरी भी है जो पुराना तरीका है, जिसमें चीरे वाला ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वो ऑपरेशन भी 2 किस्म का होता है। एक को कहते हैं ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेटेक्टमी, एक को कहते हैं रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी। ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेटेक्टमी वो पुराना तरीका था जिससे सारे जनरल सर्जन्स ऑपरेशन किया करते थे। यूरोलॉजिस्ट रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी को प्रेफर करते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए। कुछ लोगों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, अभी भी पड़ती है। लेकिन मसलन मैं आपको अगर मिसाल दूँ तो पिछले 10 साल में गालिबन मैंने सिर्फ एक रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी की है। दूसरा जो सारी दुनिया में मुस्तनद तरीका इलाज है वो है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसको छोटा करके लिखा जाता है TURP, यानी टर्म। इसमें टेलीस्कोप जाती है पेशाब की नाली से अंदर और वदूद को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है जो मसाने में जमा होने लगते हैं। जब रास्ता साफ हो जाता है, यानी हम खुरच देते हैं सारे के सारे प्रोस्टेट के बादाम को। प्रोस्टेट को आप ऐसे तसव्वुर कर लें जैसे अखरोट है, अखरोट के एक तरफ सुराख कर लें और उसके साथ पेप्सी की बोतल पीने वाला स्ट्रॉ लगा लें तो वो पेशाब की नाली है। अखरोट के बिल्कुल उस सुराख के ऑपोजिट सुराख करें और उस पर गुब्बारा लगा लें जो बच्चों के खेलने की चीज़ है, तो वो मसाना है। तो हम पेशाब की नाली यानी स्ट्रॉ में से अंदर जाते हैं, अखरोट का सारा गूदा निकालते हैं, वो गुब्बारे यानी मसाले में गिरता है, उसको बाद में वॉश करके निकाल लेते हैं। प्रोस्टेट का जो खोल रह गया होता है, यानी जो अखरोट का खोल रह गया होता है, उसमें जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रोकते हैं, फिर पेशाब की नाली लगा देते हैं और ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। ये पेशाब की नाली अमूमन अक्सर मरीज़ों में अगली सुबह को निकाल दी जाती है। मेरी तो यही रूटीन है कि अगली सुबह निकल जाती है। मरीज़ नाली निकलने के बाद जब अगले 5-6 घंटे में 2-3 दफ़ा पेशाब कर लेते हैं, उनकी तसल्ली हो जाती है तो हम घर भेज देते हैं। ये ऑपरेशन गोल्ड स्टैंडर्ड गिना जाता है। इस ऑपरेशन में जो प्रोस्टेट के टुकड़े हम काट रहे हैं वो बिजली के करंट से काटते हैं और जो ब्लीडिंग रोकते हैं वो भी बिजली के करंट से रोकते हैं। ये सारी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड है ऑपरेशन, और सबसे ज़्यादा यही ऑपरेशन होता है जब मरीज़ों को प्रोस्टेट के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। इसकी एक नई फॉर्म आई है जिसको बाइपोलर TURP कहते हैं, जिसमें जो बिजली की ही कटिंग है लेकिन वो कटिंग ज़रा डिफरेंट है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है मरीज़ में। लेकिन अच्छे सर्जन को स्टैंडर्ड TURP में भी ब्लीडिंग रोकनी आती है और कोई मसला नहीं होता। मसलन मेरा तजर्बा ये है कि 80 ग्राम तक, बल्कि 80 ग्राम तक के प्रोस्टेट के लिए तो हम ब्लड की बॉटल्स को अरेंज ही नहीं करते, यानी ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड अरेंज ही नहीं करते। ये तो
सर्जन की एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े प्रोस्टेट को बगैर ब्लीडिंग के कर सकता है। कुछ लोग इस TURP को ही लेज़र कहते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स। अब अगर अच्छा गुमान किया जाए तो वो गालिबन ये सिर्फ सादा लो मरीजों को समझाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई टांके नहीं है, तो आम फहम में इसको लेज़र कह देते हैं। और अगर हम बदगुमानी करें तो वो कंसल्टेंट्स TUR को लेज़र इसलिए कह रहे हैं ताकि मरीज को इम्प्रेस कर सकें, मे बी उससे ज़्यादा पैसे ले सकें। लेकिन असल लेज़र भी मौजूद है प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए, और वो लेज़र मुख्तलिफ किस्म के हैं। लेज़र का ऑपरेशन सारी दुनिया में अनफिट मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे मरीज जिनका दिल बहुत अच्छा ना हो, ऐसे मरीज जो खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हों, जो ऐसी तकलीफ के लिए ली जा रही हो कि हम उस खून पतला करने वाली दवाई को चंद दिन ना रोक सकें, क्योंकि TUR के ऑपरेशन में हमें वो चंद दिन रोकनी पड़ती है दवाई, ऑपरेशन से पहले भी ऑपरेशन के बाद में भी। लेकिन और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है कि बगैर किसी वजह के उनका जब चोट लगे उन्हें तो खून बहता रहता है। जैसे एक बड़ी मशहूर बीमारी है हीमोफीलिया, कि उसमें जब चोट लगती है खून बहता रहता है और उसको सर्जिकली बंद करना पड़ता है, पट्टी लगानी पड़ती है, टांके लगाने पड़ते हैं, खून की वो नाली बंद करनी पड़ती है। तो लेज़र हर एक के लिए नहीं है। अगली बात, लेज़र अनफिट मरीजों के लिए है। लेज़र छोटे प्रोस्टेट्स में काम करता है, जो बड़े प्रोस्टेट में लेज़र काम करता है वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि अनफिट मरीजों में ये इस्तेमाल होता है, और ये स्लो सर्जरी है, तेज़ सर्जरी नहीं है। और लेज़र के ऑपरेशन के बाद भी सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो TURP के बाद हो सकती हैं। असल बात तो सर्जन की एक्सपर्टीज़ है। लेज़र का ख़र्चा ज़्यादा है TURP से, इसलिए कि लेज़र का फाइबर 70,000 से लेके 1.25 लाख तक का आता है, डिपेंडिंग कि आप क्या लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद दोनों तरीके से ओपन ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, TURP भी करता हूँ, बायपोलर TURP भी करता हूँ, लेज़र भी करता हूँ, लेकिन ये मरीज़ की चॉइस नहीं होती, ये सर्जन की चॉइस होनी चाहिए। इसलिए कि अगर आप अपने मालिज पे एतबार करते हैं तो उसको डिसाइड करने दें कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, क्योंकि ऐसा मालिज जो अमानतदार है और जो अपने काम में माहिर भी है, ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको गलत एडवाइस दे। तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी है इस वक्त। तो ये उन मरीज़ों के लिए है जो मेरे पास आएंगे तो उनको ये दिखा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।